हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल सीखने की जीरो टू हीरो सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको डेटा टाइप के ये सभी बचे हुए ऑप्शंस बताऊंगा। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, उस पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें आपको प्रीवियस सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो एक बार आप इन सभी वीडियोज़ को भी जरूर देख लेना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, टेक्स्ट टू कॉलम को समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल बना रखा है। बात समझिएगा। यहाँ पर देखिए, इस सेल के अंदर मैंने नाम को ऐसे लिखा हुआ है, राजेश 29। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसी एक्सेल शीट है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, और आपके पास एक ऐसी एक्सेल शीट आती है जिसके अंदर नाम के साथ नंबर मिला हुआ है, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे एज हो, चाहे कोई भी उसका पिन कोड वगैरह हो, साथ में ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए एज है, राजेश की एज अलग कॉलम में ना होते हुए उसी के साथ है, कमल की एज उसके साथ है, अरमान की एज भी उसके साथ है। तो अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एज अलग हो जाए, किससे? नाम से। तो कई बार ऐसी शीट हमें मिल जाती है जब हम कंपनी वगैरह में काम करते हैं, तो ऐसा डाटा आ जाता है जिसमें नाम के साथ ही क्या है, मोबाइल नंबर है, और हमें नाम को अलग करना है और मोबाइल नंबर को अलग करना है। तो उसके लिए फिर देखिए हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। तो देखिए, इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए, ये वाली विंडो कब खुली थी? जब हमने यहाँ से फ्रॉम टेक्स्ट वाले इस ऑप्शन से टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट किया था। उस समय तो हमने सेकंड ऑप्शन को यूज में लिया था, लेकिन अब हम फर्स्ट ऑप्शन को यूज में लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे टैब है, सेमीकोलन है, कोमा है, स्पेस है। तो आपको जो नाम अलग करना है और जिसके साथ भी अलग करना है, उसके बीच में देखिए क्या है, या स्पेस है, या यहाँ कोमा है, या टैब है। तो इस वाले एग्जाम्पल में तो नेम के बाद स्पेस है, फिर नंबर लिखा हुआ है, यानी एज लिखी हुई है, मान लीजिए एज है, लेकिन स्पेस है यहाँ पर, टैब नहीं है। टैब होता तो थोड़ा दूर और होता। सेमीकोलन भी नहीं है, कोलोन भी नहीं है, ठीक है, कोमा नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इनमें से सिर्फ स्पेस है। तो यहाँ पर मैं टैब को हटाऊंगा और यहाँ से क्या सेलेक्ट करूंगा, स्पेस। ठीक है, स्पेस हो तो स्पेस ही सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर फिनिश कर दें। और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक डेटा अलग अलग हो गया, यानी नाम अलग हो गए और एज अलग हो गई। इस तरह से आप मोबाइल नंबर को भी अलग कर सकते हैं, पिन कोड को अलग कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी शीट आ गई है तो। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नेम की एंट्री करते वक्त अगर कोई ऐसी शीट आई है जिसने नेम की एंट्री के साथ कोई सिंबल भी लगा दिया है, ठीक है, आप सिंबल अलग करना चाहते हैं, नेम अलग करना चाहते हैं, या मोबाइल नंबर के साथ कोई सिंबल लगा हुआ है, मोबाइल नंबर अलग करना चाहते हैं, सिंबल अलग करना चाहते हैं, तब भी आप इसी ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हैश लगा हुआ है नेम के साथ। फिर मैंने टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक किया, फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट रहने दूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। और यहाँ पर इनमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा, ना तो टैब है, ना स्पेस है, ना सेमीकोलन है, कोमा कुछ नहीं है, स्पेस भी नहीं है। तो फिर अदर है। अदर में क्या? अदर में जो भी है, @ हो, हैश हो, जो भी सिंबल लगाओ ना आपका, वो सिंबल आप यहाँ पर एंटर कर दो। तो यहाँ पर हैश मैंने एंटर कर दिया, क्योंकि क्या लगा हुआ है सिंबल के रूप में, हैश। मैंने यहाँ हैश एंटर कर दिया अदर के सामने, नेक्स्ट पर क्लिक करा और यहाँ पर लास्ट में फिनिश कर दिया। फिनिश करते देखिए हैश गायब हो गया, सिर्फ क्या रह गया, नेम रह गया। सिंबल हटाना ही था हमारा पर्पस, सिंबल हटा दिया हमने। ओके, तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैश फिल, और ये भी बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। देखिए, आप चाहें तो टेक्स्ट टू कॉलम से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक ऑप्शन और है फ्लैश फिल, जिसे भी आपको यूज करना आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर नेम के साथ सरनेम लिखा हुआ है, और सरनेम मैं चाहता हूँ नेम अलग कॉलम में आए और सरनेम अलग कॉलम में आए। तो बहुत ही सिंपल है, फ्लैश फिल से आप इस काम को कर सकते हैं। और ये लिस्ट मान लो काफी बड़ी होती, तो आप बस एक क्लिक करेंगे और ये काम अलग अलग हो जाएगा, मतलब नेम अलग हो जाएगा और सरनेम अलग हो जाएंगे। बस आपको फर्स्ट नेम लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम लिखा राजेश, और यहाँ पर उसका लास्ट नेम अलग कॉलम में लिख दिया, ठीक है, वो तो एक ही कॉलम में। अब क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ पर फ्लैश फिल पर क्लिक करूंगा। ऑटोमेटिक देखिए कमल, अरमान, सोनू, मनीष अलग हो गया। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फ्लैश फिल पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सरनेम अलग हो गया ना। तो इस तरह से आप फ्लैश फिल से इस काम को कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर मोबाइल नंबर होता, नेम के साथ आपको नेम अलग करना है, मोबाइल नंबर अलग करना है, तो भी कर सकते थे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इस ऑप्शन का यूज करके आप अपनी टेबल में से डेटा, जो भी डुप्लीकेट डेटा है, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए इस वाले कॉलम के अंदर, बी वाले कॉलम के अंदर आपको जो भी डेटा दिखाई दे रहा है ना, वो डबल है। यहाँ पर राजेश एक बार है, एक बार राजेश यहाँ पर, एक बार यहाँ पर है। ऐसी मनीष यहाँ पर एक बार है, एक बार यहाँ पर है।
तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी डुप्लीकेट डेटा है वो रिमूव हो जाए और सिर्फ जो एक बार डेटा यूज़ हुआ है ना केवल वही दिखाई दे, वही रहे, तो इसके लिए आप सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट कर लें जिसमें भी आपको डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट जो एंट्रीज हुई हैं इन्हें रिमूव करने के लिए इसे सेलेक्ट कर लिया है कॉलम को। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करूंगा और बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ही बता देगा कौन सा कॉलम है, बोला कॉलम बी है। और यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिक देखिए इसने 5 एंट्रीज को डिलीट कर दिया और केवल यहाँ पर 4 नाम ही बचे हैं, यानी बाकी के जो नाम्स थे वो रिपीट हो रहे थे इसलिए डिलीट हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आता है डाटा वैलिडेशन का और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान से समझना। डेटा वैलिडेशन एग्जाम्पल को बताने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर नेम, सैलरी, एज, मोबाइल और सिटी। और यहाँ पर देखिए नेम है कुछ, पहले मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ डाटा को, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे सैलरी के अंदर एक बाउंडेशन लगानी है कि जो भी सीट के अंदर एंट्री कर रहा है वो सैलरी ना तो ज़्यादा एंटर कर पाए ना कम एंटर कर पाए। जैसे मान लीजिए मेरे कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं है और 10,000 से कम नहीं है, तो मैं इसमें एक बाउंडेशन लगा सकता हूँ कि इसके अंदर जो भी सैलरी की एंट्री होगी वो 10,000 से अगर कम होगी ना तो ये ऑटोमेटिक लेगा ही नहीं, इसमें 10,000 से कम वाली एंट्री होगी नहीं और 20,000 से ज़्यादा वाली एंट्री होगी नहीं। उससे क्या होगा, गलत एंट्री होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। तो आप चाहें तो ऐसे अलग अलग तरीके की बाउंडेशंस लगा सकते हैं, ऐसा वैलिडेशन लगा सकते हैं। बाउंडेशन को मैं यहाँ पर एक्चुअल वर्ड में बोलूँगा वैलिडेशन, ठीक है, ऐसा वैलिडेशन लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बाउंडेशन वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअल में वो वैलिडेशन है, मतलब बाउंड कर दिया आपने कि इसके अंदर यही टाइप का डेटा जाएगा, इतना ही डेटा जाएगा, तो इस तरह से आप बाउंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सैलरी में मैं आपको पहले लगाकर दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं डेटा वैलिडेशन में गया और यहाँ पर देखिए डेटा वैलिडेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करते एक विंडो ओपन हुई, यहाँ देखिए साइड में। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर सैलरी में लगा रहे हैं, यानी आपको कुछ ऐसे लगाना इससे ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, ऐसा कुछ आपको लगाना है। अब जरूरी नहीं है वो सैलरी में हो, आप अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं इस तरह का वैलिडेशन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो होल नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेटा। अब आपको डेटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं इक्वल टू, कि इसके इक्वल होना, जैसे मान लो आपको यहाँ पर 30,000 की एंट्री करनी है तो आप इक्वल टू कर दो तो सिर्फ 30,000 की ही एंट्री हो पाएगी। ग्रेटर देन ज्यादा वालों की, तो यहाँ पर जो लिखा है ना उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ना तो ज्यादा हो ना कम हो, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो है बिटवीन। तो बिटवीन में मैंने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू डाल दी 10,000, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम कितनी है 20,000। तो इसी के बीच की एंट्री लेगा ये, इससे ज़्यादा की भी नहीं लेगा 20,000 से और 10,000 से कम की भी नहीं लेगा। और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया और यहाँ पर सबसे पहले तो हम 10,000 एंटर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 10,000 की एंट्री हो गई। और अगर जैसे हम 9,000 की इसके अंदर एंट्री करते हैं तो देखिए एक अलर्ट मैसेज आया, यहाँ पर अलर्ट मैसेज आया और इस अलर्ट मैसेज के अंदर आपको बोल रहा है रिट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर 10,000 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वापस से 7,000 या इस बार 21,000, क्योंकि हमने यहाँ पर 20 तक का वैलिडेशन लगा रखा है, तो यहाँ पर हम एंटर करके देखते हैं तो फिर से ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू थी ना पहले वही रह जाएगी 10,000। समझ में आया आपको? देखिए मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ और आपको जो यहाँ पर एरर अलर्ट दिखाई दे रहा है इसको भी आप बदल सकते हैं। टाइटल के अंदर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सैलरी एरर, ठीक है। और एरर मैसेज के अंदर क्या, एरर मैसेज के अंदर आप लिख सकते हैं सैलरी जो है वो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए या 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं प्लीज़ एंटर वैलिड डेटा और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए 21,000 एंटर करते हैं और जैसे हमने टैब दबाया आगे बढ़ने के लिए तो देखिए वही जो हमने कस्टमाइज किया था ना एरर को वही दिखाई दे रहा है, प्लीज़ एंटर वैलिड डाटा, और यहाँ पर लिखा रहा है सैलरी एरर, ठीक है। तो इस तरह से एक वैलिडेशन यहाँ पर हमने लगाया। एज के अंदर लगाते हैं हम, देखिए एज जो है वो 18 से ग्रेटर देन हो या 18 हो तो ही एज ले, 18 से कम वालों की एज की एंट्री ना हो, तो ऐसा वैलिडेशन यहाँ पर लगाकर देखते हैं। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम वापस से होल नंबर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इस बार हम रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने डाल दिया 18, ठीक है।
और ओके पर क्लिक कर दिया। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 20 की देख लेते हैं एंट्री करके। तो यहाँ पर हमने 20s डाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 18 डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन 17 डालते हैं तो यहाँ पर देखिए एरर मैसेज आ गया। इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर आप इन मैसेजेस को बदल सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लीज़ एंटर वैलिड डेट। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर पर भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब आपको मालूम है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज़्यादा का नहीं होता, तो कोई 10 डिजिट से ज़्यादा का भी मोबाइल नंबर नहीं डाल पाए और कम का भी नहीं डाल पाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। थोड़ा सा लगाने का तरीका अलग है। करना क्या है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ से हम इस बार टेक्स्ट लेंथ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बिटवीन की जगह इक्वल टू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इक्वल टू। और यहाँ पर लेंथ में हम कितना डाल देते हैं, 10, क्योंकि 10 डिजिट का होता है मोबाइल नंबर। और यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब सबसे पहले तो हम 10 डिजिट एंटर करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 2 डाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ले लिया इसने मोबाइल नंबर। अब हम क्या करते हैं, 10 डिजिट से कम रखते हैं। यानी मैं यहाँ पर लास्ट में 2 को हटा देता हूँ और अब टैब दबाता हूँ। तो देखिए एरर मैसेज में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है कैसे इन सबको बदलते हैं अलर्ट में जाकर। तो यहाँ पर देखिए 10 डिजिट से कम का जो मोबाइल नंबर है वो एंटर नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही ज़्यादा का भी नहीं हो पाएगा। 10 डिजिट से ज़्यादा का अगर हम एंटर करेंगे ना इसमें, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने वहाँ इक्वल टू लगा रखा है। समझ में आ गया आपको, मोबाइल नंबर पर भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सिटी। सिटी के अंदर भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं और बहुत ही कमाल का वैलिडेशन लगा सकते हैं। मान लीजिए हम एक एक्सेल शीट है हमारे पास, उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर है हमारी कंपनी में हमने एक डेटा एंट्री ऑपरेटर लगा रखा है, जो हमारे लिए काम कर रहा है और हमारी शीट में डेटा की एंट्री कर रहा है। अब वो गलत सिटी ना चढ़ाए तो उसमें हम उसे पहले ही बाउंड कर सकते हैं। सिटी के अंदर हम उन्हीं सिटी की लिस्ट दिखाएं जिस सिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, यानी जिस सिटी का हम डेटा चढ़ा रहे हैं, जिस सिटी का केवल उन्हीं सिटी की लिस्ट आए, तो गलत सिटी एंटर होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लिस्ट बना सकते हैं। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ सोर्स में जाएंगे। सोर्स में जाने के बाद देखिए कुछ सिटी के नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ सिटी के नाम लिख दिए हैं। तो आपको सिटी के नाम कैसे लिखना है, कोमा लगा कर लिख देना है और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सिटी में आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए वही लिस्ट मिलेगी जो हमने वैलिडेशन के अंदर लगाई है। तो इस कॉलम के अंदर, सिटी वाले कॉलम के अंदर इन 4 सिटी के अलावा नई सिटी की एंट्री हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस तरह से आप वैलिडेशन सिटी पर लगा सकते हैं, तो गलत सिटी एंटर होने के चांस कम हो जाएंगे। तो केवल ये सिटी के लिए नहीं बना, अब ये तो एक एग्जांपल था, आप समझ ही रहे होंगे इस बात को कि आपको कहीं भी लिस्ट बनानी है और आप चाहते हैं उस लिस्ट में से ही आइटम को सेलेक्ट करा जाए, उसके अलावा कोई नया आइटम की एंट्री ना हो, तो फिर आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वैलिडेशन यानी डेटा वैलिडेशन, और बहुत ही काम आता है। अगर आपको पूरे कॉलम में अप्लाई करना है वैलिडेशन, तो बस ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए चेंज किया जा सकता है, तो इस तरह से पूरे कॉलम के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करके आप 2 अलग अलग शीट के डेटा को आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए एक शीट है मेरे पास जिसमें 2021 का डेटा है और यहाँ पर 2021 की सेल है और टोटल जो 2021 की सेल है वो दिखाई दे रही है। ऐसी मेरे पास एक शीट और है जिसके अंदर 20 का डेटा है, यहाँ पर सेल है और यहाँ पर टोटल सेल है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि 20 में और 21 में टोटल सेल कितनी हुई, तब मैं कंसोलिडेट वाले इस ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ। तो चलिए कैसे करेंगे बताता हूँ। फर्स्ट शीट पर चलता हूँ और यहाँ पर मैंने कंसोलिडेट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप बहुत सारे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 शीट के बीच में काउंट करके देख सकते हैं डेटा को, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, और काफ़ी सारे आपको तमाम फंक्शन मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से देख लेना। फिलहाल मैं आपको सम लगाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तो 20 और 21 का जो डेटा है यानी जो टोटल सेल है उसको ऐड करके देखना चाहता हूँ कि कितने की सेल हुई थी। तो मैंने यहाँ पर सम सेलेक्ट कर लिया। अब रेफरेंस में मैंने क्लिक करा और यहाँ से फर्स्ट शीट में जो टोटल सेल वाला मेरे पास यहाँ पर सेल है ना, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सेल एड्रेस आ गया। अब मैं इसे ऐड कर दूंगा। अब मैं सेकंड शीट पर जाऊंगा यानी 20 वाली शीट पर गया। यहाँ पर मैंने जो टोटल सेल है इस पर क्लिक करा और ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं सीधे ओके पर क्लिक कर दूंगा।
तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक करा तो यहाँ पर आप देखिए जो मेन शीट थी उसमें मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया होता ब्लैंक एरिया में शुरुआत में, तो यहाँ पर जो टोटल सेल है ना 2 साल की वो मुझे मिल गई है। तो कंसोलिडेट वाले इस ऑप्शन का यूज आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 2 शीट के बीच में डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है व्हाट इफ एनालिसिस, और इसके अंदर हम जब क्लिक करते हैं तो हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। और यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे सिनेरियो मैनेजर को यूज करना। तो देखिए सिनेरियो मैनेजर को आप कब यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई शीट है और उस शीट के अंदर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और उस कैलकुलेशन के आधार पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसा कि यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है। मान लीजिए मेरे ऑफिस का मंथली एक्सपेंस है, जो मंथली एक्सपेंस है टोटल वो है 92,000। अब ये मुझे लगता है कि यार 92,000 जो मंथली एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा एक्सपेंस कम करना है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यार मैं कहाँ कहाँ पर कटौती करूँ तो मेरा मंथली एक्सपेंसेस कम हो जाए। तो मैं उसके लिए मेन शीट के अंदर चेंजेस नहीं करना चाहता, मतलब मैं यहाँ पर कमी करके नहीं देखना चाहता, तो मैं सिनेरियो मैनेजर की हेल्प ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास भी कोई ऐसी शीट है जिसमें आप क्या करना चाहते हो, एक्सपेंस को कम करना चाहते हो, या मान लीजिए कोई सेल सीट है तो अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हो। तो बढ़ाने के लिए आप ये देखना चाहते हो कि यार मैं कहाँ कहाँ पर और ज़्यादा चेंजेस करूँ तो सेल मेरी बढ़ जाए या एक्सपेंस कम हो जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपकी शीट में आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं एक्सपेंस कम करना चाहता हूँ तो मैं 2 सिनेरियो बनाकर देखूंगा कि मैं कहाँ कहाँ पर चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है, सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद हम सिनेरियो को एक नाम देंगे, मैंने इसको नाम दे दिया लोएस्ट एक्सपेंसेस 1। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंजिंग सेल्स, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है आप कहाँ पर चेंजिंग करना चाहते हैं। तो मैंने बता दिया भाई इसकी जगह पर, ठीक है, मैं यहाँ चेंजेस करना चाहता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ओके पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर एक अलग से विंडो खुलेगी और इस विंडो में ये हमें बता देगा कि आप कहाँ कहाँ कटौती कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट सेल है इसका अमाउंट भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए अब मैं 2,000 रुपीज़ जो मेरा इंटरनेट का खर्चा हो रहा है, मैं सोचता हूँ कि यार मैं इसको कहाँ तक कम कर सकता हूँ। मैंने बोला कि मैं कोई 1,000 रुपीज़ वाला मंथली प्लान ले लूँगा, यानी 1,000 रुपये की मैं यहाँ कटौती कर सकता हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर 5,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम मैं जैसे एसी का यूज़ करूँ या जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है मैं बचाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मान लेता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो 3,500 तक ले आऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद स्टाफ सैलरी, इसमें कटौती फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ कटौती करी तो स्टाफ जो है वो छोड़ के चला जाएगा। तो वैसे मैं यहाँ पर स्टाफ के अंदर कटौती नहीं करूँगा, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो करना चाहे तो करने वाले करते हैं। जब कंपनीज घाटे में चलती है तो यहाँ पर सबसे पहला काम किया जाता है स्टाफ की सैलरी में कटौती, बाकी काम हो ना हो स्टाफ की सैलरी पहले काटी जाती है। लेकिन मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसलिए स्टाफ की जो सैलरी है वो एज इट इज रहने देंगे। ऑफिस रेंट में कटौती पॉसिबल नहीं है, अगर ऑफिस रेंट पर है तो भले रेंट बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अदर, और अदर जो है वो मेरे हाथ में, ये अदर एक्सपेंसेस को कम करना। तो मैं यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस में 3,000 एंटर कर देता हूँ कि यार मैं अदर एक्सपेंसेस 3,000 तक ले आऊँगा, मुझे मालूम है। उसके बाद मैंने क्या करा, ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैंने एक जो सिनेरियो बना लिया उसे मैंने ऐड कर दिया। अब मैं लोएस्ट सिनेरियो एक और बनाता हूँ, लोएस्ट सिनेरियो 2 बनाता हूँ, ठीक है, और कम करने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं और कम कहाँ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ लोएस्ट एक्सपेंस और 2, और यहाँ पर बाय चेंजिंग सेल में तो यही आएगा, यही चेंजेस करने, और उसके बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पर फिर से वही विंडो आ गई। तो देखिए वापस से बोल रहा है कि पहले मैंने 1,000 करके देख लिया था, मैंने बोला कि यार चलो मैं और कम से कम वाला इंटरनेट प्लान ले लूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरनेट का खर्चा है और कितना कम कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं 700 रुपीज वाला मंथली प्लान ले लूँ, थोड़ा और कम हो जाएगा। ये मैं सोच रहा हूँ और मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ इसको। इसके बाद देखिए आता है इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है, मैं इसको कोशिश करूंगा 3,000 तक लेके जाने की। इसके बाद स्टाफ सैलरी, तो स्टाफ सैलरी को एज इट इज रहने देता हूँ। ऑफिस रेंट में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, और अदर खर्चे को मैं बिल्कुल यहाँ पर 1,000 पर ले आता हूँ, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम मैंने एक और सिनेरियो तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने ऐड पर क्लिक करके इसे ऐड कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 सिनेरियो तैयार हो चुके हैं। ओके, अब मैं देखिए कैंसिल करता हूँ। इसे कैंसिल करते ही यहाँ पर देखिए अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो पर रखता हूँ और इसे शो करता हूँ, देखना शो करूंगा
तो यहाँ पर बता देगा कि अगर आप फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो 87,500 तक पहुंच जाएगा, और अगर आप सेकेंड सिनेरियो के हिसाब से चलते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो 84,700 तक आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं इन्हें अप्लाई कर सकता हूँ इसी शीट पर, यानी इसी के अंदर, बट जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है ओके कैंसिल करते ही अप्लाई हो जाएगा। बट मैं इसमें चेंजेस नहीं करूँगा, एक नई रिपोर्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो नई रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसे तो मैं भी कंट्रोल जेड करके वापस सही कर लूँगा, बट देखिए नई रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना समरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। समरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है सिनेरियो समरी, इसको सेलेक्ट रहने देना और ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर जैसे आपने क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर अलग से एक शीट बन गई सिनेरियो समरी के नाम से, दिख रही है आपको शीट, देखिए। बट यहाँ पर देखिए सेल के एड्रेस आ रहे हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे, तो इसकी जगह भी हम क्या लेकर आ सकते हैं, नेम। पहले मैं नेम लेकर आता हूँ फिर आपको बताता हूँ, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर अमाउंट था, ये अमाउंट का वहां पर क्या दिखाई दे रहा था, सेल एड्रेस दिखाई दे रहा था। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इनको नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ इंटरनेट, इसको नाम दे देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, और इन सभी को भी ऐसे नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन सभी सेल को नाम दे दिया है, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, नाम देते वक्त यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा। जैसे यहाँ लिखा है स्टाफ स्पेस सैलरी, लेकिन आपको स्टाफ या तो यहाँ पर स्पेस नहीं देना या अंडरस्कोर लगाना है, ठीक है। और नाम कैसे देना, बस यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर टाइप करना है आपको और उसके बाद एंटर कर देना। एंटर करते ही ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंटर जरूर करना। तो मैंने यहाँ पर सभी सेल को नाम दे दिया है। अब मैं वापस से क्या करूंगा, यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊंगा, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करूंगा। सिनेरियो तो हमने पहले ही बना लिया था, इस बार मैं केवल समरी पर क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ओके करा तो देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट बन के आ गई है। इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको ये डाटा दिखाई दे रहा है, इस डेटा का मतलब है कि ये तो है ओरिजिनल, मतलब 92,000 एक्सपेंस तो मेरा हो ही रहा है अभी। तो मैंने जो फर्स्ट सिनेरियो बनाया था उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इससे पता लग रहा है कि अगर मैं सिनेरियो 1 के साथ जाता हूँ, यानी लोएस्ट एक्सपेंस 1 के साथ जाता हूँ, तो मैं इतना एक्सपेंस कम कर लूंगा, और लोएस्ट एक्सपेंस 2 के साथ जाता हूँ तो मैं इतना एक्सपेंस कम कर लूंगा। तो इससे एक रिपोर्ट बना ली मैंने। तो फ्रेंड्स ये जो सिनेरियो मैनेजर से रिपोर्ट बनाना ये बहुत काम आता है जब कंपनी में टारगेट अचीव करना होता है, यानी सेल वगैरह ज़्यादा बढ़ानी होती है, तो कहाँ चेंजेस किए जाएं जिससे सेल और बढ़ जाए। तो इस तरह की रिपोर्ट तैयार की जाती है सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से, जिसे मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, वो है गोल सिक। और गोल सिक को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, और इस फॉर्मेट के अंदर देखिए सिंपल काम हो रहा है। ये हो रहा है कि यहाँ पर EMI कैलकुलेट कर रखा है मैंने। कोई भी यहाँ पर मोबाइल का मॉडल डाला जाएगा, यहाँ पर प्राइस आएगी, यहाँ डाउन पेमेंट कस्टमर कितनी दे रहा है। मान लीजिए ये फॉर्मेट किसी शॉप ओनर ने तैयार कर रखा है और उसके पास कोई कस्टमर आता है और वो EMI पर फोन मांगता है, तो देखिए वो किस हिसाब से कैलकुलेशन करके उसे बता सकता है। यहाँ पर वो फोन का मॉडल नंबर डालेगा, यहाँ पर वो फोन की एक्चुअल प्राइस डालेगा, कस्टमर जो है वो कितनी डाउन पेमेंट देने के लिए रेडी है तो वो यहाँ पर डाउन पेमेंट डालेगा, जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर डालेगा, और EMI कितनी मंथ की वो बना सकता है वो यहाँ पर एंटर कर देगा, और उसके बाद जो EMI निकल के आएगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अमाउंट चेंज करके दिखाता हूँ, 20,000 की जगह 30,000 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए EMI बढ़ चुकी है, बढ़ गई। तो यहाँ पर मैं वापस 20,000 कर देता हूँ। लेकिन ये फॉर्मेट को गोल सिक से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज करना अलग है, तो EMI को कैलकुलेट करना हुआ। लेकिन मैं देखिए आपको क्या समझा रहा हूँ, गोल सिक। अब गोल सिक को समझाने के लिए मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ा। अब देखिए कोई कस्टमर शॉप पर आता है और वो ये फोन लेना चाहता है, और वो चाहता है कि जो मंथली EMI उसको बताई गई है 1418 रुपए, वो ये नहीं दे सकता। वो बोल रहा है कि मैं तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए महीना दे सकता हूँ, मतलब 1,000 रुपए पर मंथ दे सकता हूँ। तो जो शॉप ओनर है वो चेक करेगा कि 1,000 रुपए पर मंथ अगर कस्टमर देना चाहता है तो उसके लिए डाउन पेमेंट कितनी पड़ेगी। तो इस बार जो शॉप ओनर है ना वो कैसे कैलकुलेशन करेगा, वो कैलकुलेशन को करने के लिए गोल सिक की हेल्प लेगा। अब गोल सिक की हेल्प कैसे लेते हैं देखिए, व्हाट इफ एनालिसिस में गए, गोल सिक पे क्लिक करा। गोल सिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेट सेल, तो यहाँ पर आपको वो सेल को सेलेक्ट करना है जहां पर आपको इफेक्ट देखना है। तो इफेक्ट मुझे यही देखना है ना, उसने क्या बोला है कि मैं 1,000 रुपए महीना दे सकता हूँ, तो यहाँ पर ही मुझे चेंज करना होगा। तो उसने जितना बोला वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। 1,000 रुपए कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, टू वैल्यू में। और यहाँ पर क्या आएगा, वहां जहां पर चेंजेस होना है, तो चेंजेस यहाँ पर होना है। इसका सेल एड्रेस है C104, तो ठीक है यहाँ पर वो एड्रेस है, और टू वैल्यू में वो अमाउंट है जो मुझे चेंजेस करना है 1,000। अब बाय चेंजिंग सेल, अब बाय चेंजिंग सेल के अंदर मैं रख लूंगा कि भाई कहाँ चेंजेस किया जा सकता है।
तो मैंने यहाँ पर बोल दिया डाउन पेमेंट को सेलेक्ट कर लिया कि डाउन पेमेंट बढ़ेगी ऑब्वियसली, अगर वो जो ईएमआई है वो कम की देगा तो डाउन पेमेंट बढ़ेगी। तो मैंने यहाँ पर डाउन पेमेंट को सेलेक्ट कर लिया और ओके पर क्लिक करा। तो ओके पर क्लिक करते ही देखिए इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया, गोलसिक ने, कि जो कम से कम डाउन पेमेंट आएगी ना, अगर वो 1000 रुपये की ईएमआई देना चाहता है तो कम से कम कितने की डाउन पेमेंट आएगी, मान लीजिए आप 9,500 के आसपास की डाउन पेमेंट आएगी। गोलसिक ने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया। तो मैं कस्टमर को भी कैलकुलेट करके बता दूंगा को कम से कम डाउन पेमेंट 9,500 रुपये देनी पड़ेगी, जब जाके आप 1000 रुपये महीने की ईएमआई दे सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कस्टमर जो है वो केवल 700 रुपीज पर मंथ ही दे सकता है, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको। गोलसिक पर क्लिक करा, यहाँ पर यही सेलेक्ट रहेगा सेल का एड्रेस। टू वैल्यू में हमने यहाँ पर डाल दिया 700 रुपीज और यहाँ पर बाय चेंजिंग सेल में हमने डाउन पेमेंट को सेलेक्ट कर लिया और ओके पर क्लिक करा। ओके पे क्लिक करा तो देखिए डाउन पेमेंट बता दी गई है। आप इसको 12,600 रुपये मान लीजिए, कम से कम इतनी उसको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। और उसके बाद मैंने ओके पर क्लिक करा तो यहाँ पर यही डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ओके पर क्लिक करते हैं तो कैंसिल करेंगे तो वापस पुराना वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल जेड करके मैंने वापस सही कर दिया। तो इस तरह से गोलसिक काम करता है। समझ में आया आपको? चलिए मैं आपको एक और गोलसिक का एग्जांपल दिखाता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल को तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट फेल हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो परसेंटेज ना वो कम से कम 40% तो ये आ ही जाए, मतलब 40% से पास हो जाए। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर नंबर बढ़ाऊँ जिससे कम से कम 40% तक आ जाए। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, दो जगह यहाँ पर हिंदी में और साइंस में थोड़े इसके मार्क्स कम है, तो यहाँ तो मैंने मैनुअली टाइप कर दिया 35, लेकिन यहाँ पर मार्क्स कम है क्योंकि गोलसिक केवल एक ही सेल पर काम कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर चेक करूंगा। तो यहाँ पर देखिए अभी जो इसकी परसेंटेज है 28% है, ठीक है। तो मैं इस परसेंटेज को 40% में बदलना चाहता हूँ। तो उसके लिए कितने मार्क्स हिंदी में बढ़ाने चाहिए मुझे, ये मुझे पता नहीं लग रहा, तो मैं गोलसिक की हेल्प ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा पहले, तो जहाँ पर बढ़ाने, यहाँ पर गया गोलसिक में। गोलसिक में जाने के बाद देखिए विंडो ओपन हुई। इस विंडो को थोड़ा सा ध्यान भी देखना और यहाँ भी ध्यान देना इस वाले रिकॉर्ड पे, सी वाले रिकॉर्ड पर। अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है टू वैल्यू में। टू वैल्यू में कम से कम मैं 40% चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 40 टाइप कर दिया। कहाँ चाहता हूँ वो तो पहले ही सेलेक्ट है ऊपर, परसेंटेज। अब बाय चेंजिंग सेल, अब बाय चेंजिंग सेल में मैं यहाँ पर हिंदी के मार्क्स देखिए 12 है ना, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कि हिंदी के मार्क्स कितने बढ़ाए जाए कि ये 40% से पास हो जाए। ओके पर क्लिक करके देखा तो गोलसिक ने बोला कि हिंदी में 71 अगर इसके मार्क्स आते हैं तो 40% से पास हो जाएगा। तो अगर स्कूल का एक्चुअल रिजल्ट होता तो स्कूल वाले चाहे तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। गोलसिक कुछ इस तरह से काम करता है, किसी एक सेल के आधार पर आप चेंजेस वगैरह ऐसे करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जो नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है वो है डेटा टेबल। डेटा टेबल की हेल्प से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर शुरुआत में मैंने 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, आपको ध्यान देना यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिखा, और यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 1 ही आएगा ना। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता रखा है, आप यहाँ फॉर्मूले में भी देख सकते हैं। ये चलिए मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ दोबारा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद देखिए कीबोर्ड से इक्वल दबाया, यहाँ पर क्लिक करा, कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन दबाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोबारा से इसको सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, जिससे देखिए यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने 2 3 लिखा। जितनी भी बड़ी आपको टेबल चाहिए आप आगे तक ले जाएं। मैंने यहाँ पर 2 3 करा और आगे तक इसको खींच लिया। कम से कम मैं यहाँ पर 9 तक की टेबल ले लेता हूँ। ऐसे मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिख दी है। अब देखिए बेनिफिट समझिए, यहाँ पर मैंने क्लिक करा और इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से जहाँ पर फॉर्मूला लगाया था वहां पर आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। यहाँ फॉर्मूला लगाया था ना, तो यहाँ से मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करूंगा मैं, व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊंगा और डेटा टेबल पर क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोल रहा है रो इनपुट सेल, तो रो इनपुट सेल में ये हमारी रो है, ठीक है, और कॉलम भी हमारा यही है। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखिए क्या हुआ, ऑटोमेटिक यहाँ पर कंप्लीट टेबल आ चुकी है। देखिए 9 तक की पूरी टेबल है, अगर आगे भी होता तो और टेबल आ जाती। क्या करा हमने, पर मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ आपको। जहाँ फॉर्मूला लगाया था ना हमने, वहाँ से हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। फिर हम व्हाट इफ एनालिसिस में गए और यहाँ से डेटा टेबल पे क्लिक करा और उसके बाद रो इनपुट सेल। तो रो कौन सी है, ये रो है। हमने बोला कि जो हमने यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू लिखी थी ये रो है, और कॉलम हमारा नीचे वाली वैल्यू है, क्योंकि हमने इन दोनों की कैलकुलेशन करी थी ना, तो ये इन दोनों के हिसाब से इन सभी की कैलकुलेशन कर देगा और टेबल हमें मिल जाएगी। देखिए टेबल मिल गई। एक एग्जांपल और मैं आपको डेटा टेबल का बताता हूँ।
मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं और उस फॉर्मूले को हम बार बार अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी हम डेटा टेबल की हेल्प ले सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट करता हूँ 12 महीने के लिए। देखिए, तो मान लीजिए 5,000 रुपये का 12 महीने के लिए 5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। अगर इसको हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है ये, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 हिंदी के लिए। ओके, और उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, वो है 3,000 रुपीज। अगर ईयरली हमें ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस अमाउंट का, ये 12 महीने का सिंपल इंटरेस्ट है। अब अगर मैं चाहता हूँ अलग अलग अमाउंट को मैं चेक करना चाहता हूँ कि अलग अलग अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो मुझे फॉर्मूला फिर से लिखने की जरूरत नहीं है और मैं एक बार में ही डाटा टेबल की हेल्प से सभी अमाउंट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा अलग अलग टाइम पर। देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही वाला फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। इक्वल ये लगाया, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट किया, इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड 100, एंटर। यहाँ आ गया। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे हो गया हमारा 12 मंथ के लिए 24 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ, यानी 4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक है, जो अमाउंट है इंटरेस्ट निकल के आया है वो इसके हिसाब से आया है 5,000 के हिसाब से। और मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि मान लो कोई 10,000 लेता है इंटरेस्ट पे, वो भी 1 साल के लिए, और इंटरेस्ट रेट 5% ही लगने वाली है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। 20,000 अगर कोई लेता है तो उसका भी कैलकुलेट हो जाएगा, 30,000 कोई लेता है तो सिर्फ बस मैं अभी देखना डेटा टेबल की हेल्प लूंगा और अलग अलग साल के लिए भी कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे होगा, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया। देखो, समझना, आप ध्यान देना, वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देखना। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला एक बार लगा लिया, फॉर्मूला लगाना जरूरी है एक बार, और यहाँ पर मैंने अमाउंट लिख लिया, तो ये अमाउंट है, ये मंथ है। अब मैं गया व्हाट इफ एनालिसिस में, डेटा टेबल पे क्लिक करा। अब रो इनपुट, तो रो इनपुट के रूप में मैं दूंगा रो इनपुट सेल, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा, और कॉलम के रूप में यहाँ पर आ जाएगा मेरा टाइम। कॉलम में क्या है, ये कॉलम है ना, टाइम में ना, कॉलम में तो क्या है टाइम, और रो में क्या है मेरे पास अमाउंट, इसलिए मैंने पहले अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। दोबारा बताऊं, देखो यहाँ पर रो इनपुट सेल में मैंने अमाउंट क्यों सेलेक्ट करा, क्योंकि रो में क्या है अमाउंट है। फिर उसके बाद कॉलम में मुझे आगे बढ़ाना है, तो कॉलम में क्या है, देखिए मंथ है ना, तो यहाँ पर मैंने इसलिए टाइम वाला ये सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि फॉर्मूला इसके आधार पे लग रहा है ना, इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और ओके पर क्लिक करा। तो देखिए ऑटोमेटिक इसने मुझे कैलकुलेट करके दे दिया कि अगर कोई 10,000 रुपए लेता है 12 महीने यानी 1 साल के लिए, तो उसको 5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो होगा 6,000 रुपए। यहाँ पर देखिए 12 हो गया, या 18 हो गया, 24,000 रुपए हो गया, ऐसे 20,000 का हो गया कैलकुलेट, से 30,000 का हो गया। तो कुछ इस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिलेशनशिप, और इस ऑप्शन की हेल्प से आप 2 या उससे ज़्यादा शीट को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उन शीट के डेटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। बट इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए अभी देखिए ऑप्शन डिसेबल है, आपको अपनी शीट के डाटा को पहले टेबल फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। अभी एक नॉर्मल फॉर्मेट में आप इसे टेबल में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे रिलेशनशिप का ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है। इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय के नाम है और यहाँ पर उनकी सेल्स है। एक एग्जाम्पल और है, शीट नंबर 2 है। इन दोनों शीट को मैं आपस में कनेक्ट करूंगा और फिर क्या करूंगा मैं, और इस वाली शीट के अंदर जो दूसरी शीट है इसके अंदर जो मेरे पास डेटा है वही एम्प्लॉय के नाम है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी हैं, उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करे और किस डेट को करे। यानी इस वाली टेबल में क्या है, सेल है, और इस वाली टेबल में क्या है, डेट है। अब मैं देखिए क्या चाहता हूँ, अब मैं सेल को डेट वाइज देखना चाहता हूँ और दोनों शीट अलग अलग है। तो दोनों शीट को मैं पहले क्या करूंगा, रिलेशनशिप से कनेक्ट करूंगा, फिर मैं सेल के डेटा को डेट वाइज कंपेयर कर सकता हूँ, डेट वाइज देख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे काम को करने के लिए आप रिलेशनशिप की हेल्प ले सकते हैं। ऐसी जरूरत भी पड़ती है तो आपको रिलेशनशिप वाला ऑप्शन यूज में लेना आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसे एक्टिवेट करेंगे। इसे एक्टिवेट करने के लिए इसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पर टेबल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। अब ऐसे ही मैं दूसरी वाली टेबल यानी जो दूसरी शीट है इसे भी पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये भी टेबल में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं वापस से अपनी फर्स्ट शीट पर जाता हूँ जिसमें सेल्स की एंट्री है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ डेटा टैब में जाकर कि रिलेशनशिप वाला ये ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, बट ये अभी काम नहीं करेगा। इसे काम में लेने के लिए आपको
अपने टेबल की पाइवट टेबल बनानी पड़ेगी। यानी ये जो अभी आपने टेबल बनाई है ना, इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपका रिलेशनशिप वाला ये ऑप्शन काम करेगा। तो दोनों टेबल की हम क्या करते हैं, दोनों शीट के अंदर जो डेटा है उनकी पाइवट टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो पहली शीट ये है। इंसर्ट मेन्यू में जाता हूँ, पाइवट टेबल पर क्लिक करता हूँ। अब पाइवट टेबल के अंदर जो ये ऑप्शन है ना, इसके अंदर बस आपको ये सेलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉड्यूल, इस पर जरूर क्लिक करें, फिर ओके कर दें। जैसे ओके करा तो देखिए पाइवट टेबल के लिए यहाँ पर एक नई शीट बन गई है, शीट नंबर 1। अब मैं ऐसी जो दूसरी शीट थी इसको भी पाइवट टेबल में बदल लेता हूँ। इंसर्ट में गया, पाइवट टेबल पर क्लिक करा। अब यहाँ पर मुझे एक बात का ध्यान रखना है, इस ऑप्शन को तो सेलेक्ट करना ही है, लेकिन इस बार मैं न्यू वर्कशीट पर नहीं डालूंगा, इसको उसी वाली पाइवट टेबल पे लेके जाऊंगा जहां पर फर्स्ट वाली टेबल के लिए यानी फर्स्ट वाली सीट के लिए पाइवट टेबल क्रिएट हुई थी। उसके लिए मैं यहां पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करूंगा। कब? जब मैं सेकंड वाली शीट के लिए पाइवट टेबल क्रिएट कर रहा हूं। ओके, इसको सेलेक्ट करा तो अभी देखिए पाइवट टेबल कहाँ बनी है, यहाँ पर शीट नंबर 1 पे बनी है ना, यहाँ देख लीजिए शीट नंबर 1 लिखा आ रहा है, यही पाइवट टेबल, इसी पर लेकर आऊंगा। तो यहाँ क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करते ऑटोमेटिक यहाँ पर एड्रेस आ गया, ओके कर देता हूँ। अब देखिए इसमें जाता हूँ मैं शीट नंबर 1 पे, जिसमें पाइवट टेबल है दोनों की, टेबल 1 की और टेबल 2 की। अब दोनों टेबल को सामने रखना है, उसके लिए आपको ऑल पर क्लिक करना है। अब कौन कौन सा डाटा मैं कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पर टेबल 1 में से मैं एम्प्लॉय की सेल के साथ, तो सेल मैंने यहाँ पर ले लिया, सेल आ गया। सेल के साथ टेबल 2 में से डेट को कंपेयर करके देखना चाहता हूँ। टेबल 2 में से मुझे डेट चाहिए, तो डेट को मैं ड्रैग करके यहाँ से और ड्रॉप कर दूंगा रोज के अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए जो डेटा है ना वो सही नहीं आ रहा, सेल के डेटा के अंदर 350 आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी दोनों टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ। अब दोनों टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए मुझे रिलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसे काम में लेना पड़ेगा। तो आप चाहें तो एनालाइज के अंदर जाके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डेटा वाले स्टेप पर क्लिक करिए और यहाँ से आप चाहें तो रिलेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ से न्यू पर क्लिक करिए, ये विंडो सामने आएगी। यहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए, तब भी यही विंडो ओपन होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, उन दोनों टेबल में जो कॉमन फील्ड थी ना, आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो आपकी टेबल में भी दोनों टेबल के अंदर जितनी भी टेबल को, जितनी भी शीट को आप आपस में कनेक्ट करें ना, उसके अंदर एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। तो मेरे वाली इस शीट के अंदर यानी इस टेबल के अंदर, दोनों टेबल के अंदर सीरियल नंबर वाली फील्ड है, दोनों कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं टेबल 1 सेलेक्ट करूंगा, टेबल 1 के अंदर यहाँ से मैं सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लूंगा। ऐसे में यहाँ से टेबल 2 सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं सीरियल नंबर सेलेक्ट करूंगा, बट यहाँ देखिए अपने आप आ गया। तो सीरियल नंबर मतलब कम से कम एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, तो यही कॉमन थी, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ओके कर दूंगा। ओके करते ही यहाँ पर देखिए डेटा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिक सही आ गया। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखिए पाइवट टेबल में डेट वाइज अरेंज हो गया। यहाँ पर देखिए 50 नंबर यानी इस सेल, ये जो सेल हुई है वो 5 तारीख के दिन हुई है, पता लग गया मुझे। तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ। प्रोडक्ट को भी देखना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट की एंट्री मेरे पास साइड टेबल 2 में है, तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ। देखिए प्रोडक्ट के नाम भी आ गए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप रिलेशनशिप वाले इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ग्रुप, और ग्रुप की हेल्प से आप कॉलम को और रो को ग्रुप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने क्या करा है, यहाँ पर देखिए कॉलम से सारे KLM, अब आपने बहुत आगे तक कॉलम में काम कर लिया है। जैसे एक नई शीट आपने M से बनाना स्टार्ट कर दी है, उसके आगे फिर और बनाना स्टार्ट कर दिए, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको ऐसे बहुत दूर तक स्क्रॉल करके जाना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम कॉलम ग्रुप करना सीखेंगे। तो कॉलम ग्रुप करने के लिए मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरी टेबल को, और ग्रुप में जाता हूँ, ग्रुप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉलम पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये पूरी टेबल यहाँ पर ग्रुप हो चुकी है। मैं इस माइनस पे क्लिक करता हूँ, देखिए वो टेबल हाइड हो गई। अब मैं यहाँ से नया काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ। नया काम करना कुछ भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। वो यहाँ पर थी, हाइड हो गई। वापस मुझे उसे सामने लाना है, यहाँ पर क्लिक करा, ये देखिए आ गई, देखिए हट गई। वापस लाना है, वापस आ गई। तो हमने क्या करा, कॉलम को ग्रुप कर दिया। अब इसके आगे से मैं काम कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रुप करने से यह है कि यहाँ पर ये छोटा हो जाता है, फिर आपको आगे जो भी काम है ना उसको भी आप चाहे तो इसे ग्रुप में बना के रख सकते हैं। हटाना है आपको ग्रुप, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, वापस अनग्रुप में जाना है, अनग्रुप पर क्लिक करना है, कॉलम को अनग्रुप करना है हमें। कॉलम सेलेक्ट करा, कॉलम अनग्रुप हो गया, देखिए हट गया। इस तरह से आप अनग्रुप कर सकते हैं।
अब ऐसे आप रो को भी ग्रुप में बदल सकते हैं। जैसे आप नीचे बहुत सारा काम कर चुके हैं, अब मैं चाहता हूं कि ये वाला एग्जांपल जो है ना, ये मैं अलग रखना चाहता हूं, फिर मैं इसके बाद इसको अलग रखना चाहता हूं, तो मैं रो वाइज भी ग्रुप कर सकता हूं। तो पहले ग्रुप करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, इस टेक्स्ट से ही कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ तक मैंने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, पूरा ही कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊँगा ग्रुप के अंदर और यहाँ पर मैं ग्रुप पर क्लिक करूँगा और रो को सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए एक माइनस बन गया। तो ये देखिए अब वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है, देखिए नहीं है ना, दूसरा वाला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। तो इससे बेनिफिट होता है, दूसरा जो भी काम कर रहा है उसको मैं देख पा रहा हूँ। जब मुझे उसकी ज़रूरत है तो मैं प्लस पर क्लिक करूँगा तो वो सामने आ जाएगा। जब आपकी शीट काफ़ी बड़ी हो जाए या आप अपनी शीट में बहुत सारा काम कर लें, इधर बहुत सारा डाटा एंटर कर लें, तब आप चाहें तो ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं ग्रुप हटा देता हूं, जो भी मैंने रो को ग्रुप करा था। तो पहले मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर अनग्रुप में जाके अनग्रुप और रो पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ, हट गया ग्रुप। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है सब टोटल। बहुत ही ज़्यादा काम का और बहुत ही ज़्यादा कमाल का ऑप्शन है, और इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, इसके अंदर कुछ डेटा को एंटर करके रखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट के नेम हैं और यहाँ पर उनके द्वारा सेलेक्ट किए गए कोर्स हैं। और देखिए स्टूडेंट ने अलग अलग कोर्स को सेलेक्ट किया हुआ है और कुछ कोर्स वापस रिपीट भी हुए हैं, जैसे BCA, यहाँ पर भी BCA, यहाँ पर भी BCA। तो किसी कॉलेज के अंदर कई स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और वो एक जैसे कई सारे कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी स्टूडेंट BCA के भी हो सकते हैं, कुछ MCA के हो सकते हैं, कुछ PGDCA के हो सकते हैं, और उनके पास एक ऐसी शीट है जो मिक्स है, जिसमें स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके द्वारा लिए गए कोर्सेज हैं। अब मान लो ऐसी शीट में आपको ऐसी काउंटिंग करनी है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने BCA में एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट की काउंटिंग करनी है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने MCA में एडमिशन लिया है या PGDCA में एडमिशन लिया है, तो आपको उन स्टूडेंट की काउंटिंग करनी है। तो कितने BCA वाले स्टूडेंट हैं, कितने MCA वाले और कितने PGDCA वाले। तो ऐसे तो देखिए अभी तो आप करके दिखा देंगे छोटी सी शीट में से, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे गिन के। बट मान लीजिए बहुत लार्ज डाटा होता तो फिर आप ऐसे गिनने बैठते तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे तो गिनने से रहे, तो उसके लिए फिर आप सब टोटल फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं या सब टोटल इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो एक फॉर्मूला भी होता है सब टोटल, बट हम यहीं से यूज़ करना सीखेंगे अभी। तो कैसे करेंगे, अब देखिए इस ऑप्शन को यूज़ में लेने से पहले मैं क्या करूँगा, इस टेबल को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा लूँगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए मैं शॉर्ट पर क्लिक करूँगा। शॉर्ट पर क्लिक करने के बाद शॉर्ट बाय में मैं कोर्स सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं कोर्स देखना चाहता हूँ कि एक जैसे कोर्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, मतलब उनकी काउंटिंग करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से वैल्यूज़ रहने दूंगा और मैं यहाँ से A to Z करके इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमा लूँगा। तो उससे क्या हुआ, BCA वाले ऊपर आ गए, फिर MCA वाले आ गए, फिर PGDCA वाले हो गए। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा जम चुका है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल पर क्लिक करूँगा। सब टोटल पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर कोर्स को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से देखिए मैंने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी टेबल के अंदर आपकी हेडिंग्स थी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ से मैंने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। यूज़ फंक्शन के अंदर मैंने काउंट वाला फंक्शन सेलेक्ट करा, क्योंकि मुझे काउंटिंग करनी है, यहाँ से कोर्स की करनी है, इसलिए मैं कोर्स सेलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इसने मुझे करके बता दिया। BCA के अंदर जो एडमिशन हुए वो हैं 4, ठीक है। MCA के अंदर 2 एडमिशन हुए और PGDCA के अंदर भी मेरे 2 एडमिशन हुए, टोटल एडमिशन 8 हुए। तो ऐसे मुझे पहले ही पता लग गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया था जिसके अंदर मैंने काउंट फंक्शन की हेल्प से सेम कोर्सेज को काउंट करवा लिया। तो अब आपको ये देखना है कि आप इस ऑप्शन का यूज़ अपने लिए किस तरह से कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस ऑप्शन को अपने वाले एग्जाम्पल के साथ यूज़ करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ काउंट फंक्शन चलाकर दिखाया है। तो एक जैसा डाटा यहाँ पर इसने मुझे काउंट करके दे दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।